नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु और हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होती है अपनी टीम, यानी कि वो टीम, संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच पर रहती है खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी न्यूज पंच की पैनी नजर, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हां, 4 घंटे बाकी रह चुके हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग किया क्या नहीं आपने? दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है, कौन मारेगा बाजी? 8 फरवरी को आएंगे परिणाम। आज मतदान जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आ रही है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई। जी हां, उपचुनाव यहां पर भी जारी है। साथ ही दांव पे लगा है सपा और बीजेपी की साख, यानी कि प्रतिष्ठा पर बात आ चुकी है। इसके साथ साथ बात होगी न्यूज पंच में प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में लगा ली है आस्था की डुबकी, साथ ही पहुंचाया है देश और दुनिया में मानवता का संदेश। तो न्यूज पंच में आज इन तमाम प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है, जिसको हम आपके सामने पेश करेंगे तथ्यों और आंकड़ों के साथ। और न्यूज पंच में जिस पहली खबर का हम रुख कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, आज चल रहा है दिल्ली विधानसभा चुनावों का मतदान। महज 4 घंटे और बचे हैं। किसकी किस्मत चमकाएंगे मतदाता? दिल्ली में आपको बता दें कि 1 बजे तक 33.33% मतदान हो चुका है। नई दिल्ली में 29.89% वोटिंग है। इसके साथ साथ कालकाजी में 28.75% वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अलावा दिल्ली के कई बड़े राजनेता भी मतदान करने पहुंच गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान शुरू होते ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। और अब महज 4 घंटे बाकी रह गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक चलने वाला है। 2 बज चुके हैं। महज 4 घंटों के बीच मतदान जो है 6 बजे हो जाएगा समाप्त, जिसके बाद 8 फरवरी को आने हैं नतीजे, जहां पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने क्या जनादेश दिया है, यानी दिल्ली की सत्ता पर इस बार कौन काबिज होने वाला है। आपको मालूम है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि आप भाजपा और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी है, लेकिन मुख्य मुकाबला इन 3 पार्टी के बीच में है। जहां एक और आप ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने भी टक्कर देने की कोशिश की है। 8 फरवरी को अब साफ हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि दोपहर 1 बजे तक कितना मत प्रतिशत आया है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। ग्राफिक्स के जरिए समझे तो दोपहर 1 बजे तक 33.31% मतदान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि नई दिल्ली में 29.89% मतदान है। और आपको बता दें कि आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान इस समय जारी है। और आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस समय मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ मतदाताओं में जोश दिखाई दे रहा है। सेंट्रल दिल्ली में 29.74%, ईस्ट दिल्ली में 33.66%, नॉर्थ दिल्ली में आपको बता दें कि 32.44%। और आपके सामने ये तस्वीरें जहां दिल्ली के अलग अलग दिग्गजों ने अपना मतदान कर दिया है। आप देख रहे हैं सांसद बांसुरी सुबराज को, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को, साथ ही सतीश उपाध्याय और कई और केंद्रीय मंत्री ने भी मतदान जो है वो कर दिया है। और ऐसे में कई दिग्गज मतदान करते हुए और ये संदेश देते हुए कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और साथ ही साथ इस समय मतदाताओं में भी जोश जो है वो हाई नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग दिग्गज नेता इस समय अपना मतदान करते हुए, साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि बाद में जलपान, पहले मतदान। तो कांग्रेस नेताओं ने भी मतदान किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की, संदीप दीक्षित की, जो इस बार उम्मीदवार भी हैं, अलका लांबा कालकाजी सीट से उम्मीदवार हैं,
कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने इस समय अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो दिल्ली के अलग अलग नेता इस समय अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने मतदान किया है। और आइए अगली तस्वीरों का रुख करेंगे। अगली तस्वीर आप नेताओं की आ रही है। आप नेताओं ने भी वोट डाला है, जिसमें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल, उधर आपकी प्रत्याशी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह सांसद और आप उम्मीदवार, और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मतदान कर दिया है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए कि दोपहर 1 बजे तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कितना मतदान हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक फिगर्स आ चुकी है। फिगर्स कह रही है 33.31% मतदान दिल्ली में हो चुका है। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करें तो 29.74% जो है वो सेंट्रल दिल्ली का मतदान है, यानी कि अलग अलग दिल्ली के इलाकों की ये तस्वीरें आ रही हैं। ये ग्राफिक्स बता रहे हैं कि क्या क्या आंकड़े हैं ईस्ट दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के 33.66%। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय 33.31% मतदान दोपहर के 1 बजे तक रिकॉर्ड कर लिया जा चुका है। नॉर्थ दिल्ली में 32.44% हुआ है मतदान। तो मतदान के लिए अब बाकी बचे हैं 4 घंटे, और 4 घंटों में अगर आपने अभी तक मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तो जाइए पोलिंग बूथ में, वहाँ सेल्फी पॉइंट्स भी लगे हैं, वहाँ जाके अपनी सेल्फी भी खिंचवाइए और सभी को दिखाइए कि आपने इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लिया है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। और 8 फरवरी को आपने जो निर्णय लिया है वो सामने आएगा। साउथ दिल्ली में 32.67% वोट जो है मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं मतदाता। वहीं साउथ दिल्ली में 32.67% और साथ ही साथ सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली की भी फिगर्स आपके सामने आ चुकी हैं। वेस्ट दिल्ली की फिगर्स कह रही हैं कि 30.87%। तो कुल मिला के करीब 30% मतदान जो है दिल्ली में हो चुका है। कहा जा रहा है कि 1 बजे तक 33% मतदान जो है दिल्ली वासियों ने इस समय कर दिया है। तो आप जाइए, रिकॉर्ड दर्ज करिए। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर रखी है। शांतिपूर्ण तरीके से इस समय मतदान चल रहा है। मतदाताओं में जोश दिख रहा है। सुबह से लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इस समय 1 बजे तक 33% हो चुका है मतदान। तो आप देख रहे हैं कि इस समय मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि कई घोषणाएं भी की गई और उसके साथ साथ पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी ने हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरे। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी चुनावी शंखनाद किया। इधर आपके अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी कई जनसभाएं की। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं गिरीश निशाना और निशांत राय। सीधा उनका रुख करेंगे। गिरीश, हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है इस बार दिलचस्प रहा है। 8 फरवरी को हालांकि चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन अगर आज की बात करें तो 1 बजे का वोटिंग प्रतिशत आ चुका है 33.33%। किस तरीके से इस समय मतदान की प्रक्रिया चल रही है और वोटरों में कितना जोश नजर आ रहा है? देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आज मतदान का दिन है। हालांकि चुनाव आयोग ने तमाम तरह के प्रयास किए थे, कई तरह के उन्होंने आह्वान भी किया था, लोगों से अपील की थी कि सुबह से लोग अपने घरों से बाहर निकलें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और सुबह के समय की अगर बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही दिल्ली के मतदान केंद्रों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि इस समय की अगर बात की जाए तो रफ्तार थोड़ी धीमी है, या ये कहेंगे लोग जो हैं वो लंच का समय है, वो लंच भी कर रहे होंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही है अभी 4 घंटे का समय बाकी बचा है और लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान जरूर करेंगे। मैं पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं भावना, और पूर्वी दिल्ली में इस समय पूर्वी दिल्ली के अंदर 33% से ज्यादा इस समय वोटिंग हो चुकी है। मेरे कैमरा सहयोगी जगमोहन से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहां देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। यहां पर लंबी लाइनें लग चुकी हैं, लोग अपनी वोटिंग करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो चुनाव आयोग है उसने व्यापक इंतजाम किए थे, जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि वेब कास्टिंग की जा सके। और ये जो तमाम नजारे हैं वो चुनाव आयोग पूरी तरह से इन पे निगरानी रखे हुए हैं और लोगों के अंदर काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि जो लोग दिव्यांग लोग इन बूथों पर आ रहे हैं, मतदाताओं का जोश हम यहाँ पर देख ही रहे। लंबी कतारें आपने दिखाई दी कि नजर आ रही है। निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, इस मतदान की प्रक्रिया के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज मतदान के दौरान भी देखा जा रहा है। आप और बीजेपी के बीच में एक नया बवाल शुरू हो गया है। क्या है ये नया बवाल?
देखिए, जंगपुरा में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि चुनाव में पैसे बांटने का काम चल रहा है। हालांकि इससे पहले कल देर रात बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया था और जो मुख्यमंत्री आतिशी उनके स्टाफ का एक सदस्य गौरव को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था। 5 लाख कैश पाए गए थे। तो लगातार दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है कि राजनीति चल रही है। वहीं अगर इस समय की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं वो हर एक बूथ पर जा रहे हैं, बूथ पर घेराव का काम कर रहे हैं, खासकर अगर वहां कुछ भी उनको गलत नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने का प्रयास कर रहा है, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि वोटर जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह मैं तुगलकाबाद विधानसभा में था, एक गाँव में था और लगभग 500 से ज्यादा लोग उस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद थे, अपना वोट करने आए थे और लगातार वो वोट किए जा रहे थे। और जो वोटिंग की लाइन है वो क्रम टूट नहीं रहा था। लोग जाते थे, लोग आते थे। तो लोगों का जो विश्वास है लोकतंत्र में वो लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक दल अपना काम कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है। नतीजे 8 तारीख को आपके और हमारे सामने होंगे। बिल्कुल, नतीजे हम सबके सामने होंगे। 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि जनता किसको जनादेश दे रही है और दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर किसको बिठाना चाहती है। गिरीश, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूँगी कि अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो इस बार चुनावी मुद्दे भी खूब चले। अगर बात करें यमुना की, बात करें झुग्गीवासी की, महिला वोटरों की, तो करीब करीब हम देखें तो हर वर्ग को की तरफ घोषणाएं आई हैं तमाम राजनीतिक पार्टी से। इस बार के चुनावी मुद्दों को बात करें तो यमुना एक प्रमुख मुद्दा रहा। गिरीश जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा। इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर यमुना नदी पूरी तरह से गरमाई रही, पूरी तरह से राजनीति का मुख्य विषय बनी रही, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं पूरी तरह से बना रहा। चुनाव से ठीक पहले यमुना नदी जो दिल्ली की शहर की मुख्य नदी है उसको लेकर पूरी तरह से विवाद रहा और ये पूरी तरह से चुनावी मुद्दा भी बना। इसके अलावा दिल्ली के अंदर विकास का मुद्दा भी उठा, जो कूड़े के पहाड़ हैं उनका मुद्दा भी उठा। अब देखना यह होगा कि जो दिल्ली के मतदाता हैं वो इस बार किसे अपना नेतृत्व सौंपते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने की फिराक में है, उधर भाजपा उसने पूरा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 रैलियों को दिल्ली के अंदर संबोधित किया है। उधर कांग्रेस अपना खाता खोलने की फिराक में है। अब ये देखना ये होगा कि जो दिल्ली की जनता है वो किसे अपना प्रतिनिधित्व सत्ता पर काबिज हो सकती है या नहीं, या बीजेपी का जो 27 साल का वनवास है वो खत्म होगा या नहीं, या फिर कांग्रेस अपना 2 बार से जो खाता खोल नहीं पाई वो इस बार कुछ कमाल कर पाएगी कि नहीं, ये तो जनता अपने जनादेश में तय करेगी। फिलहाल गिरीश और निशांत, तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां एक ऐसी सीट है जिसकी चर्चा इस समय जोरों पर है। दिल्ली में एक तरफ 70 सीटों पर विधानसभा चुनावों पर मतदान जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट है जिस पर आज उपचुनाव हो रहा है। यह है मिल्कीपुर सीट, जिस पर इस समय वोटिंग जारी है। इस सीट पर 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 10 उम्मीदवारों का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाने वाला है। आपको बता दें कि वैसे तो विधानसभा की इस एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, पर इसे जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश ने आर पार की ठानी है। दोनों नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस चुनाव के नतीजे का उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर हो सकता है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले मिल्कीपुर सीट एक अहम सीट है, क्योंकि ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। ये सीट साख की सीट बन गई है, राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण सीट बन गई है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा भी बन गया है कि मिल्कीपुर सीट इस बार किसके हाथों आएगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर में मतदान प्रतिशत में लगातार वृद्धि देखी गई है और इस बार भी चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है मिल्कीपुर में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। तो मिल्कीपुर सीट पर इस समय वोटिंग जारी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि दोपहर 1 बजे तक मिल्कीपुर में कितने प्रतिशत वोट जो है वो हो चुका है। दोपहर
1 बजे तक आपको बता दें कि 44.59% मतदान जो है मिल्कीपुर में हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव के लिए ये हो रहा है मतदान। मिल्कीपुर सीट पे 414 बूथ है वो बनाए गए हैं, जो सुबह 7 बजे से चल रहा है मतदान। और इस बार 10 उम्मीदवार जो हैं मिल्कीपुर की सीट पर खड़े हुए हैं, जिनका भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, क्योंकि मिल्कीपुर के निवासी आज कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। लगभग आपको बता दें 3,70,000 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उपचुनाव में 10 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है, जिनके बीच दिख रही है कड़ी टक्कर। लेकिन महामुकाबला जो है वो सपा और बीजेपी के बीच में है, जिसमें दिख रही है साख की लड़ाई, आर पार की लड़ाई, नाक की लड़ाई। जी हाँ, बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से कर दिया था इनकार, यानी कि बीएसपी इस मिल्कीपुर की सीट से है बाहर। सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी ये सीट, यानी कि मिल्कीपुर सीट एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है, बेहद ही चर्चित सीट रही है। आइए अपने संवाददाता का रुख करेंगे। आशुतोष जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधा उनसे जानकारी ले लेते हैं। आशुतोष, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल मिला के 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से आती हैं, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहीं 403 विधानसभा सीटें आती हैं। लेकिन आज एक सीट मिल्कीपुर पर उपचुनाव हो रहा है। सुरक्षित ये सीट है, लेकिन मिल्कीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? क्यों ये साख की लड़ाई बनी हुई है? 2027 से पहले कहा जा रहा है मिल्कीपुर सेमीफाइनल मैच है। भावना अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर की विधानसभा यह सीट कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के लिए नाक का सवाल है, तो कहीं ना कहीं साख का सवाल जो है यहाँ के प्रतिपक्ष के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए। अगर इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन लोकसभा के चुनाव के दौरान जिस तरह से अभूतपूर्व समर्थन खासतौर पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी उसकी उम्मीद कर रही थी, उसमें जो है उसको मात खानी पड़ी थी। और अयोध्या की सीट उस स्थिति में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि उसने भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त किया था, 500 सालों के इतिहास को फिर से स्थापित करने में कहीं न कहीं सफलता मिली थी। यही कारण था कि अयोध्या की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट मान करके चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई और यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। और जब समाजवादी पार्टी के खाते में गई, तो जिस तरह से पिछले संसद के सत्र के दौरान हमने देखा है कि अवधेश प्रसाद जो यहाँ से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बगल में सबसे आगे की सीट पर बैठा करते थे। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी जो है तंज कस रही थी, और इस बात को लेकर के तंज कस रही थी कि अयोध्या की सीट हमने यहाँ पर जीती है। और यही कारण है कि विधानसभा की 403 सीटों में से यह मिल्कीपुर की सीट जो है उत्तर प्रदेश की भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सुरक्षित सीट है, और यहाँ पर लगभग 9 जो परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन के पूर्व जो है सोहावल सीट हुआ करती थी। सोहावल सीट से जो है, सुरक्षित सीट से अवधेश प्रसाद यहाँ पर लगभग दोनों को मिलाकर के 9 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जो है यहाँ पर कम नहीं जीती है, वो भी कई बार यहाँ पर उसके प्रत्याशी सफल हुए हैं। और अब जबकि विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अवधेश प्रसाद के संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगी आशुतोष, सपा ने बड़ा आरोप भी लगा दिया है मतदान के दौरान, क्या आरोप लगाया है? समाजवादी पार्टी ने कई स्थानों पर ट्वीट करके यहाँ पर मतदान में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। लेकिन जिस तरह से भावना, मैं सवेरे से यहाँ पर घूम रहा हूँ मतदान केंद्रों पर, जिस तरह से लोग निकल करके आ रहे हैं, साफ तौर पर कह सकता हूँ कि निर्वाचन आयोग की जो बंदिशें हैं पूरी तरह से काम कर रही हैं। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, और लोग जो है खुल करके निकल करके मतदान केंद्रों पर अपना मत कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। दोपहर का समय है, मतदान धीमा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा 7 बजे तक, 5 बजे तक निश्चित रूप से मतदान का यह प्रतिशत बढ़ता ही जाएगा। और यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत किस पार्टी की झोली में जा रहा है, यह समय बताएगा 8 तारीख को जब मतगणना होगी। बिल्कुल, 8 फरवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। फिलहाल आशुतोष, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। अगली भी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर है और तीर्थराज प्रयागराज पहुंचकर
महाकुंभ में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरैल घाट पहुंचे और उसके बाद जेटी से संगम नोस पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर लगाई है संगम में आस्था की डुबकी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना करी है, साथ ही साथ आरती भी करी है और संगम पर पहुंचकर आस्थापूर्वक स्नान किया है, ध्यान किया है। प्रधानमंत्री ने संगम को जलांजलि अर्पित की और ध्यान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी नजर आई, जिससे उन्होंने जप किया और इस दौरान सामान्य लोग भी अलग अलग घाटों पर स्नान ध्यान करते हुए नजर आए। आइए सीधा विजुअल्स का रुख करेंगे, सीधा तस्वीरें दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 4 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पे थे और महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। साथ ही मां गंगा को पूजा अर्चना की है, आरती की है और साथ ही वो जेटी पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ निरीक्षण किया और सभी श्रद्धालु जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते थे, उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। आप देख रही है तो तस्वीरें 2019 में अर्थ कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई थी। आज 5 फरवरी 2025 का दिन है। हिंदू पंचांग के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, अष्टमी है, साथ ही साथ भीष्म अष्टमी भी है और महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। 144 साल बाद ये संयोग हुआ है और इससे पहले भी कई नेता जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ डुबकी लगा चुके हैं और ऐसे में देश ही नहीं विदेशों से भी कई श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे हैं तो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का, मानवता का, एकता का एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आस्था की डुबकी के साथ गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए हैं, अश्वनी मिश्र जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ विकास सिंह जुड़ रहे हैं। अश्वनी, आज एक बेहद ही ऐतिहासिक क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। बेहद ये सिर्फ आस्था की डुबकी नहीं थी, एक नई आध्यात्मिक यात्रा का संचार था, एक ऊर्जा का संचार था और शांति का संदेश था। निश्चित तौर से पूरे विश्व कल्याण की कामना, राष्ट्र निर्माण की कामना और साथ ही साथ विशिष्ट संयोग ये कि आज माघ अष्टमी और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का दिन। भीष्म अष्टमी यानी कि हमेशा राष्ट्र के और राज्य के धर्म को निभाने के लिए एकनिष्ठ होकर कार्य करना, इसी रूप में भीष्म पितामह जाने जाते हैं, जो कि गंगा पुत्र थे। उत्तरायण सूर्य होने के बाद जब उन्होंने अपना देह परित्याग किया और वो गोलोकवासी हुए, परम धाम को गए, तो उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ रखी कि जो भी राजधर्म है, जो भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है, जो भी राज के लिए आवश्यक है, उसके पक्ष में हमेशा खड़े रहना। इस बात की कहीं न कहीं इस बात की का द्योतक है पूरे भीष्म पितामह का जीवन और साथ ही साथ भीष्म प्रतिज्ञा कि जो एक बार निश्चित कर लिया वो अटूट है, अटल है, अचल है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। निश्चित तौर से अगर देखें तो माघ अष्टमी का जो दिन है, ये अनेक गुप्त नवरात्र की जो पूरी प्रक्रिया चलती है, साधना का दिन है, अनेक सिद्धियों को हासिल करने का दिन है। हम साथ ही साथ जब हम माँ के दुर्गा रूप की पूजा करते हैं, मातृ रूप की पूजा करते हैं, जब हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु धर्म रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, क्षमा रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था, तो हम आराधना करते हैं मातृशक्ति की। हमारी परंपरा मातृशक्ति की आराधना, हमारी परंपरा प्रकृति की आराधना, हमारी परंपरा नर नारायण की आराधना और उसी नर नारायण की आराधना का जो महोत्सव है, दुनिया का सबसे बड़ा समागम है जो अनवरत 13 जनवरी से चल रहा है, उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिवेणी तट पर स्नान किया, ध्यान किया, अर्घ्य दिया और साथ ही साथ राष्ट्र कल्याण की कामना की। दुनिया देखती है भारत किस तरीके से विकास को भी साथ में लेकर, विरासत को साथ में लेकर, आध्यात्मिकता को साथ में लेकर, आधुनिकता को साथ में लेकर, धर्म को साथ में लेकर, आध्यात्म को साथ में लेकर, कर्म को साथ में लेकर, पुरुषार्थ को साथ में लेकर एक सबल नेतृत्व में नया भारत गढ़ा जा रहा है और उसी को पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने आज देखा है। भावना विकास, हम भारत को एक विश्व बंधु के तौर पे जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा हम हमेशा लगाते हुए आ रहे हैं, साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक तो हमेशा अभिभूत होती ही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ ऐसे ही नहीं कह रहे, हम दिव्य भव्य महाकुंभ इसलिए भी कह रहे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे और व्यवस्था इतनी चाक चौबंदी की दूसरी तरफ दूसरे घाटों में श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे।
जी बिल्कुल, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे। 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है यहाँ पर, और इसे बिल्कुल कहेंगे इस महाकुंभ को एकता का महाकुंभ की, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पीछे ये आस्था की भीड़ अभी भी उमड़ रही है, ये इनको मान लीजिए ये मोती है और मोतियों की माला है, इसीलिए ये एकता का महाकुंभ कहा जाता है। ये सारे मोती विभिन्न जाति के, विभिन्न लिंग भेद नहीं, ना कोई अमीरी गरीबी का फर्क है, सब एक साथ आ रहे हैं नजर यहाँ पर। और बिल्कुल ये एकता का महाकुंभ, समरसता का महाकुंभ है ये। यहाँ पर सब आकर संगम पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं त्रिवेणी संगम पर, और जो यहाँ पर जो उनको पुण्यफल मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, उसके बाद यहाँ पर इसको आत्मसात कर कर जब वो यहाँ से अपने गांव को जाएंगे तो बिल्कुल ये एकता का संदेश वो लेकर ही जाएंगे। यहाँ पर इनके साथ साथ करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 10 लाख कल्पवासी भी यहाँ पर रह रहे हैं, जो एक वक्त का भोजन, 2 वक्त का स्नान और लगातार भागवत पाठ जो है वहाँ चलता रहता है। हर वक्त यहाँ पर मेला क्षेत्र में बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान और ऋषि मुनि आए हुए हैं, जिनकी अमृत वाणी, जिनकी प्रवचन वाणी हर समय यहाँ पर लोगों को उनके जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए प्रवचन करती है। निश्चित रूप से लोग यहाँ परिवार के साथ आ रहे हैं, खासतौर से युवा पीढ़ी भी आ रही है, जो अपने सनातन को पहचानने का काम कर रही है। हम अपने आध्यात्म, अपने सनातन को पहचानेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। निश्चित रूप से अपने भविष्य की इबारत लिखने के लिए विकास हमने देखा, इसमें युवा भी बढ़ चढ़कर महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंच रहे, और युवा हमारे देश की भावी पीढ़ी है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में ये महाकुंभ सिर्फ आस्था का महाकुंभ नहीं बन गया, इसमें आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता भी बसी हुई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आस्था की डुबकी के साथ संदेश दिया है। फिलहाल अश्विनी मिश्र और विकास सिंह, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता हम तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे, जहां वो बता रहे थे कि महाकुंभ में जो स्नान की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुई थी। 3 अमृत स्नान अब तक हो चुके हैं, जो कि मकर संक्रांति से शुरू हुए, मौनी अमावस्या से शुरू हुए और बसंत पंचमी भी शुरू हुए। आज 5 फरवरी का दिन है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है आस्था की डुबकी। फिलहाल न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला यहीं थाम रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज, क्योंकि DD न्यूज ही है सिर्फ भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।